आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पैडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी उतनी ही बेहतरीन होगी। तो आज की ये वीडियो एक प्रैक्टिस सेशन है जो स्पेशली टारगेट करके बनाई गई है सीटेट और एचटेट एग्ज़ाम के बच्चों के लिए, जिसमें हम मेनली आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाला पार्ट कवर करेंगे। और इससे पहले अभी आपकी रिसेंट में थ्योरी क्लासेस भी जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं वो क्लास भी कंटिन्यू हैं, जिसमें आपकी ऑलरेडी 2 लेक्चर आ चुके हैं, जिनमें फर्स्ट वाले में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड सेकंड वाले में आपका जो अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट है उसमें आपका हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट को कवर अप कर लिया है। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो आप वहाँ से इजीली पढ़ सकते हैं। और इससे पहले एक और प्रैक्टिस सेशन आया था जो एचटेट एग्ज़ाम और सीटेट एग्ज़ाम पर बेस्ड था, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि आपको ये प्रैक्टिस सेशन कैसे लग रहे हैं। तो बढ़ते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेशन के क्वेश्चंस की तरफ। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप इजीली हमसे कनेक्ट कर सकते हैं पैडल अप ग्रुप के माध्यम से, जो एक टेलीग्राम पर ग्रुप है, तो उस पर आप हमसे कनेक्ट कीजिएगा। बाकी आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चनों की तरफ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अभी मैंने कहा कि आपकी कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियो चल रही है, उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट में हमने आपके प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पढ़ाए हैं, जिसमें आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में लाई नहीं करता या नहीं है। वो प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर द सेम। तो हम सभी जानते हैं कि जो डेवलपमेंट के प्रिंसिपल दिए गए हैं उनमें प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल ये जिस प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है वो है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, है ना, जिसमें आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल एंड सेफेलोकॉर्डल दो सब प्रिंसिपल दिए गए हैं। अब बात करें इंटर रिलेशनशिप, ये बात भी सही है कि ये कहा गया है कि जो डेवलपमेंट प्रिंसिपल हैं उनके जो डेवलपमेंट के डोमेन है वो आपस में इंटर रिलेट करते हैं कहीं ना कहीं। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करें तो हर व्यक्ति में विकास तो होता है, बट विकास की दर उनमें या उनके विकास के जो गुण हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, ये बात है। द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर द सेम, ये बात कहीं ना कहीं गलत है, ये प्रिंसिपल के अंतर्गत नहीं आती है ना। तो यही हमारा यहाँ सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज, आपको ये बताना है कि मानव विकास क्या है, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, मेजरेबल है या दोनों, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव है। तो हमने जब डेवलपमेंट पढ़ा था उसमें समझा था कि डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या बारीक डिफरेंस है ना। तो उसमें ये बात करी थी कि जिस चीज़ को मेजर कर पा रहे किसी इंस्ट्रूमेंट या किसी मशीन के माध्यम से, तो वो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं आपका मात्रात्मक होता है या क्वांटिटेटिव होता है। और जिसमें आपका अगर बात करें आपके डेवलपमेंट की, तो उसमें कई डेवलपमेंट ऐसे होते हैं जिन्हें आप मेजर नहीं कर सकते, तो वो आपके क्वालिटेटिव में आएंगे। तो आपका जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसमें कहीं ना कहीं आपकी जो वृद्धि है वो शामिल होती है, इसलिए आपका जो डेवलपमेंट वाला पार्ट है वो दोनों में आएगा, गुणात्मक एवं मात्रात्मक, है ना। तो ये फोर्थ विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि इन द कंटेस्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इट इज़ करेक्ट टू से दैट, मतलब बच्चों के विकास के संदर्भ में क्या कहना सही होगा। एवरीथिंग इज डिटरमाइंड बाय द जीन्स, एवरीथिंग इज डिटरमाइंड बाय द एनवायरनमेंट, बोथ नेचर एंड नर्चर प्लेस इन द इंटरेक्टिव रोल, थर्ड फोर ऑफ द ट्रेड्स आर इन बॉर्न वायर एनवायरनमेंट अकाउंट्स फॉर द रेस्ट। तो हमने जब अभी मैंने कहा कि हेरिडिटी वाला जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें मेनली कहा गया है, जिसमें अगर बताऊं थोड़ा सा आपको रिकैप करके, तो आपने अगर बायोलॉजी या कहीं भी साइंस वाला पार्ट पढ़ा है तो ये आपका मान लो आपको पता है कि लिविंग सेल में लिविंग बॉडी में सेल होती है, सेल के अंदर आपको एक धागेदार रेशेदार संरचना मिलेगी और इसी से आपकी क्या बनती है, इसमें से आपके क्रोमोजोम्स बनते हैं, है ना। और इन्हीं में जब आप क्रोमोजोम्स को, एक क्रोमोजोम के पेयर को आप डिटेल में एनालाइज करेंगे, देखेंगे तो आपको सीढ़ी नुमा ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देगा जिसे हम डीएनए के नाम से जानते हैं। और इसी डीएनए पे आपको कहीं ना कहीं इस जो सीढ़ी बनी है इस पे आपको जीन्स बैठे हुए दिखाई देंगे। तो जीन्स बेशक हमारे स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं डिफाइन करते हैं, लेकिन जीन्स अकेले अगर बात करें, यहाँ कहा है एवरीथिंग इज डिटरमाइंड बाय द जीन्स, तो केवल और केवल जीन्स ही सब कुछ निर्धारित नहीं करते, उनमें एनवायरनमेंट का भी रोल होता है। तो इस हिसाब से आपका फर्स्ट वाला कट जाता है। एवरीथिंग इज डिटरमाइंड बाय द एनवायरनमेंट, केवल एनवायरनमेंट ही सारी चीज़ें डिटरमाइन नहीं करता है। अब बात करें थर्ड वाले की कि नेचर एंड नर्चर प्लेस इन द इंटरेक्टिव रोल, तो अगर बात करें नेचर की और नर्चर की, तो कहीं ना कहीं जो नेचर वाला पार्ट है वो आपका क्या है, जो नेचर वाला पार्ट है वो आपका जुड़ा हुआ है हेरिडिटी से, ठीक है, आपको ये याद रखना। और नर्चर पोषण, पोषण आपको कहाँ मिलता है, ये बाहरी तौर पे मिलता है, तो ये आपका एनवायरनमेंट से जुड़ा है। तो भले ही उनका नाम बदल गया, नेचर एंड नर्चर में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन वो कह वही बात रहे हैं जो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की। तो इस हिसाब से हमारा थर्ड विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बात आपको थोड़ी समझनी होगी क्योंकि क्वेश्चन है सिंपल, बट उनका जो आंसर या जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो थोड़ा सा ऐसा मोल्ड किया जाता है ताकि आप कन्फ्यूज हो जाए।
बट अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कंफ्यूज होना ही नहीं है ना। अगर बात करें तो अगले क्वेश्चन की, द इंटरप्रेट ऑफ एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब पर्यावरण और अनुवांशिकता के जो कारकों की व्याख्या के लिए कौन सी चीज़ उत्तरदायी है। तो क्या फिजिकल डेवलपमेंट उत्तरदायी है, या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या फिजिकल एंड कॉग्निटिव दोनों, या फिजिकल सोशल कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो अगर आपने डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़े हैं तो आपको जानकारी हुई, और डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट में केवल फिजिकल नहीं आता, केवल कॉग्निटिव नहीं आता, केवल फिजिकल और कॉग्निटिव नहीं आता, इसमें आपका फिजिकल आता है, सोशल आता है, कॉग्निटिव आता है, और इको इमोशनल भी लेके चलते हैं। कई बार सोशल के साथ ही इमोशनल अटैच करके पढ़ा दिया जाता है। तो ये 4 मेनली डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट में आते हैं, ये बात आपको समझनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कि पीरियड फ्रॉम द 2 ईयर टू 6 ईयर इज रिफर्ड टू एज, मतलब 2 से 6 साल की अवधि को आप क्या कहेंगे। इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, एडोलसेंस। तो यहाँ आपको ये इन्फेंसी बचपन दोनों में दिख रहा है, तो इनमें इन्फेंसी ऑफ शैशवावस्था के नाम से आती है, आपको समझना होगा। तो 2 से 6 की बात करें, अगर इन्फेंसी की बात करें तो ये कहीं ना कहीं आपका बर्थ से 2 साल तक माना गया है। कई लोग इसे 0 टू 2 ईयर बोलते हैं, 0 नहीं कहेंगे उसको बर्थ टू 2 ईयर कहेंगे। अगर बात करें अर्ली चाइल्डहुड की, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि 2 टू 6 ईयर को आप अर्ली चाइल्डहुड या पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। मध्य की बात करें तो 6 से 12, एडोलसेंस की बात करें तो 12 से 18, कई लोग इसे 10 से 19 भी मानते हैं, जो कि WHO ने माना है। तो ये वेरी करता है कि क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पुटअप कर रहा है क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की बात करें तो, एट वॉट स्टेज ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन एंजॉय फिक्शनल स्टोरीज लाइक फेरी टेल्स एंड द मोस्ट, मतलब कहीं ना कहीं काल्पनिक कहानियों को बच्चा किस उम्र में ज़्यादा पसंद करता है। न्यूबॉर्न, अडल्टहुड, एडोलसेंट, इन्फेंसी। तो यहाँ आपको क्वेश्चन समझना है। वैसे मेनली फेरी टेल्स आपकी कब आएंगी, ये कहीं ना कहीं अर्ली चाइल्डहुड में आपको देखने को मिलेंगी, बट यहाँ आपको ये समझना है कि जो इन्फेंसी है उसी में इसने अर्ली चाइल्डहुड को कहीं ना कहीं मर्ज करके दे दिया है। तो इसीलिए हमारा यहाँ जो आंसर बनेगा वो बनेगा इन्फेंसी आपका। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो, डेवलपमेंट इज, आपको बताना है जो विकास है वो क्या है। मैच्योरेशन, लर्निंग, सिंथेसिस ऑफ एबिलिटी, या सभी। तो जो हमारे सभी वाले बच्चे हैं सभी को मोहब्बत करते हैं, उनका आंसर सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका सभी होगा। आप समझना ये है, यहाँ एक टर्म दिया है मैच्योरेशन। तो मैच्योरेशन कनेक्ट है आपका ग्रोथ से, जो बायोलॉजिकल फैक्टर के अंतर्गत आता है। तो डेवलपमेंट में आपका अगर मैं बात करूँ, जैसे डेवलपमेंट का ये चार्ट है, तो इसी के अंदर आपका ग्रोथ आएगा और इसी में आपका क्या आएगा, मैच्योरेशन आएगा। ठीक है, ये वेन डायग्राम के थ्रू आप ऐसे समझ सकते हैं। तो ये 4th बिलीव राइट आंसर। और प्रीवियस क्वेश्चन आप बात करेंगे मैच्योरेशन, परिपक्वता क्या है, क्या ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस है, या बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो अभी हमने बात करी जो मैच्योरेशन है वो ग्रोथ से कनेक्टेड है, तो ये हमारी कैसी होगी, बायोलॉजिकल प्रोसेस होगी, है ना। अगर इसको थोड़ा सा घुमा के पूछे कि मैच्योरेशन किससे कनेक्टेड है, एनवायरनमेंट से, हेरिडिटी, तो मेजरली जो मैच्योरेशन है वो आपकी हेरिडिटी से कनेक्टेड है, जो स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन इसको एनवायरनमेंट की मदद से थोड़ा अप डाउन कर सकते हैं, बट मेनली जो है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंतर्गत ये आती है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन कहता है, द फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन इज कॉल्ड, मतलब बच्चे की सोचने और तर्क की सक्षमता को आप क्या कहेंगे, पेडागोजी, एजुकेशन, एपिस्टेमोलॉजी, या कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि बच्चे की तर्क और सोचने की क्षमता को हम संज्ञान के विकास से, संज्ञानात्मक विकास से समझते हैं। जैसे मेनली जिसका काम का श्रेय अगर माना जाए, थ्योरी से कनेक्टेड किया जाए, तो पियाजे की वो थ्योरी है। बात करें अगले क्वेश्चन की, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ग्रोथ, मतलब ग्रोथ के बारे में कौन सा कथन सत्य है। टू इंक्रीज और टू बी इंक्रीज इन नंबर और साइज, मतलब ये क्या है, इंक्रीज होती है और मोस्टली इसको नंबर या साइज के तौर पे हम देख सकते हैं, ग्रो करना। टू ग्रो वॉट टू बी ग्रोन इन नंबर और साइज इज नॉट गुड फॉर चिल्ड्रन, मतलब जो बच्चे का ग्रोथ हो रही है, वृद्धि हो रही है नंबर साइज में, वो गुड नहीं है बच्चे के लिए। बोथ वन एंड टू ग्रोथ कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। तो अगर बात करें ग्रोथ की, तो एक सीमित समय तक ही ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट नहीं है जो मतलब आपकी लाइफ लॉन्ग चलता है, तो ये कट जाएगा आपका। और अगर बात करें आपके सेकंड वाले क्वेश्चन की, तो इसमें कहा गया है जो ग्रोथ होती है बच्चे की नंबर या साइज़ में, तो वो बच्चे के लिए अच्छी नहीं है। ये बात भी गलत है। क्यों अच्छी नहीं, बच्चे की लंबाई अगर और वेट बढ़ रहा है तो बच्चे के लिए कहीं ना कहीं वो अच्छा है विकास के लिए, तो ये सेकंड वाला कट जाता है। सेकंड कटता है तो आपका थर्ड ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाता है। बात करें फर्स्ट वाली, तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि ग्रोथ है, आप उसको मेजर कर पाएंगे तो वो नंबर और साइज में जब दिखेगी तभी तो आप उसे मेजर कर पाएंगे, तो इसलिए हमारा फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। अगर बात करें आइकॉनिक स्टेज ऑफ ब्रूनर इज सिमिलर टू विच स्टेज ऑफ पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब बात करें ब्रूनर की, तो आपने अगर ब्रूनर और पियाजे को पढ़ा है, तो पियाजे ने आपकी 4 अवस्थाएं दी थी, जिसमें आपका सबसे पहले सेंसरी आएगा, है ना। एक मिनट, हाँ,
जिसमें आपने पियाजे की 4 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा है। तो सबसे पहले सेंसरी आती है, उसके बाद आपका प्री ऑपरेशनल आता है, फिर आपका कॉन्क्रीट आता है, इसे मूर्त बोलते हैं, फिर उसके बाद आपका फॉर्मल ऑपरेशन अमूर्त अवस्था आती है। अगर ब्रूनर की बात करें, उन्होंने 3 अवस्थाएं दी हैं, इनएक्टिव दिया है, आइकॉनिक दिया है, सिंबॉलिक दिया है। तो जो सेंसरी है पियाजे की वो इनएक्टिव से रिलेटेड करती है, जो पियाजे की प्री ऑपरेशनल है वो आइकॉनिक से रिलेट करती है, जो कॉन्क्रीट है वो सिंबॉलिक से रिलेट करती है। तो आपको इस तरीके से इसको समझना है। तो अगर बात करें यहाँ आइकॉनिक स्टेज की बात करी गई है तो किससे कनेक्ट होगी, वो होगी प्री ऑपरेशनल मतलब पूर्व परिचालन अवस्था से। इस तरीके से आपको इसको समझना होगा। अब आपको ये बताना है ब्रूनर की जो थ्योरी है उसका नाम क्या है। ये आपको होमवर्क के तौर पे एक क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। इससे पता चलेगा कि आप कितना कॉन्सेप्ट को समझ के पढ़ रहे हैं। अब बात करें कि डैश को शिक्षण की कई तकनीकों को विकसित करने के लिए लागू किया जाता है, मतलब इनमें से कौन सी एक कंडीशनिंग की बात करें जिसको हम कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं टीचिंग की टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए। अब आपको काम ये है कि जितने भी आपने मेनली, मैं अभी पूछता हूँ कि आपको जैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग है तो आपको ये बताना है किसके द्वारा दी गई थी, या ऑब्जर्वेशनल या आपकी क्लासिकल कंडीशन किसके द्वारा दी गई थी। तो अगर मैं बात करूँ इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो मेनली आपकी स्किनर के द्वारा दी गई थी। क्लासिकल कंडीशनिंग आपको बताना है ये किसके द्वारा दी गई थी, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। बात करें अगले क्वेश्चन की कि हु अमंग दीज इज अ क्रिएटर ऑफ साइको एनालिसिस। तो साइको मनोविश्लेषण की के कहीं ना कहीं थ्योरी किसके अंतर्गत है, या कौन इसके एक रचयिता के तौर पे आपको देखने को मिलते हैं। विलियम लेगलैंड है, जुंग हैं, या ब्रूनर हैं, फ्राइड हैं। तो हम सभी जानते हैं जो साइको एनालिसिस की जो थ्योरी दी थी वो हमारे फ्राइड साहब ने दी थी, है ना, जिन्हें हम इड ईगो और सुपर ईगो में पढ़ते हैं, है ना। तो ये बात आपको समझनी है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू डैश वी फेस अ स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल डिलेमा एट ईच स्टेज ऑफ लाइफ, मतलब किसने ये कहा था कि हम जीवन के प्रत्येक चरण में प्रत्येक स्तर पर कहीं ना कहीं दुविधा का सामना करते हैं। तो ये कोलमैन का कहना था, कोहलवर का, एरिक्सन का, फ्राइड का। तो ये जो बात कही थी दुविधा वाली तो एरिक्सन ने की थी, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि एरिक्सन की थ्योरी को थी वो साइको सोशल थ्योरी इन्होंने दी थी, ठीक है। इन्होंने लाइफ लॉन्ग एक तो स्टेज दी थी आपकी जन्म से मृत्यु तक की इनकी लाइफ स्पान, इनकी कहीं ना कहीं रिसर्च है। तो उन्होंने अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया था कि कब बच्चा क्या सीखता है। तो उन्होंने इसी में बताया था कि जो हम जीवन में कई स्टेजों से गुजरते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक दुविधा का सामना हमें करना पड़ता है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज द टर्म दैट एरिक्सन कॉइन्ड, मतलब एरिक्सन के द्वारा कौन सा एक वर्ड जो है वो दिया गया था या टर्म दी गई थी। तो इन्होंने आइडेंटिटी क्राइसिस दी थी, जो मेनली आपकी किशोरावस्था के बच्चों में देखने को मिलती है। इन्होंने ऐसा कुछ कहा था। बात करें फॉलोइंग लॉ ऑफ लर्निंग वाज नॉट प्रपोज्ड बाय थॉर्नडाइक, मतलब थॉर्नडाइक के द्वारा कौन से लॉ नहीं दिया गया। तो हम सभी जानते हैं थॉर्नडाइक ने प्राइमरी और सेकेंडरी लॉ के नाम से कुछ लॉ दिए थे। प्राइमरी में आपके 3 लॉ आते हैं और आपको ये बताना है उन 3 लॉ में कौन सा लॉ थॉर्नडाइक के द्वारा नहीं दिया गया था। तो जो थॉर्नडाइक के द्वारा नहीं दिया गया वाला लॉ है वो आप ही हमें बताएंगे, क्योंकि इसके बारे में आप लर्निंग वाले में पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़ा है तो आप जो लोग पढ़ चुके हैं वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर भेजें, ताकि उन लोगों को पता चल सके जो अभी उस कॉन्सेप्ट तक बिल्डअप नहीं कर पाए। बाकी आपके कॉन्सेप्ट हम अपने फुल कोर्स में चला ही रहे हैं, तो आप उसको भी एंजॉय कर सकते हैं। उसमें डिटेल कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आपका एज अ होमवर्क है। तो अभी आपके 3 क्वेश्चन एज अ होमवर्क मिल चुके हैं आपको। बात करें आपके अगले क्वेश्चन की, तो वन ऑफ द मेजर डिफरेंस इन द थ्योरी ऑफ पियाजे एंड वाइगोत्स्की। तो पियाजे और वाइगोत्स्की की थ्योरी में काफ़ी अंतर आपको पूछने को मिलता है एग्जाम्स में। तो आपको ये जानना है कि कौन सा अंतर इनमें से पियाजे और वाइगोत्स्की की थ्योरी में है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर जोर दिया है, क्या ये बात सच है। वाइगोत्स्की की बात करें तो इन्होंने सीखने में आनुवंशिकता को कहीं ना कहीं प्राथमिकता दी है। अगर बात करें वाइगोत्स्की की, यहाँ पियाजे गलत प्रिंट हो गया, वाइगोत्स्की एम्फसाइज ऑन द रोल ऑफ कल्चर एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो पियाजे गिव इम्पोर्टेंट टू व्हाट द चाइल्ड कैन डू ऑन हर ओन एज वेल व्हाट सी विथ सपोर्ट। अगर बात करें पहले ऑप्शन की, तो पियाजे ने लैंग्वेज को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी है अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी में, ठीक है। तो इसलिए कट जाता है। अब आप ये देखिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि वाइगोत्स्की ने भी संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में ही काम किया है ना। इनको अलग अलग करके आप मत देखिएगा। तो वाइगोत्स्की ने क्या इंपॉर्टेंस दी है हेरिडिटी को, लर्निंग में नहीं इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस उन्होंने नहीं दी है। बट हाँ वाइगोत्स्की की अगर बात करें तो उन्होंने कल्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, उसका रोल समझा है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए कल्चर का बहुत ज़्यादा रोल है। इस हिसाब के आपका थर्ड विल बी द राइट आंसर, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द इम्प्लीकेशन ऑफ वाइगोत्स्कीज थ्योरी ऑफ सोशियो कल्चर। तो हमें पता है कि वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है वो थ्योरी ऑफ सोशियो कल्चर के नाम से जानी जाती है। तो
इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। सीखने के संदर्भ को बढ़ावा देता है जिसमें छात्र सीखने में जीवंत होते हैं। तो आपको ये बताना है थ्योरी ऑफ सोशियो कल्चर है वो कहीं ना कहीं सीखने के संदर्भ को बढ़ावा देता है बच्चे के। तो हाँ, ये बात सही है कि सोशियो कल्चर में जितना उसे इंटरेक्शन मिलेगा, मौका मिलेगा अपने कल्चर से कोऑर्डिनेट करने का, इंटरेक्शन करने का, वो सीखने को बढ़ावा देगा। ये बात बिल्कुल सही है। ऑलवेज लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज़ टू यूज़ स्कैफोल्डिंग व्हेन लर्नर्स रिक्वायर्ड है। हाँ, ये बात सही है, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, कहीं ना कहीं कोई काम करने में हमें असुविधा होगी तो हम मदद ले सकते हैं उस व्यक्ति से जो उस फील्ड में नॉलेजेबल पर्सन होगा। ये बात भी वाइगोस्की ने कही है। अगर बात करें थर्ड ऑप्शन की, द टीचर शुड फॉलो एन इंस्ट्रक्शनल मॉडल इन विच अ टीचर ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट। इसमें ये कहा है द टीचर शुड फॉलो, मतलब टीचर को फॉलो करना चाहिए एक मॉडल को जिसमें टीचर ट्रांसमिट करेगा किसको, नॉलेज को, मतलब सीधा स्टूडेंट को नॉलेज को दे देगा। तो इस बारे में वाइगोस्की ने कहीं भी नहीं कहा। उन्होंने ये कहा बच्चा खुद एक्टिव होकर चीज़ों को सीखेगा। ऐसा नहीं है कि टीचर के अंदर नॉलेज है तो वो पूरे की पूरे बच्चे में उड़ेल दे, है ना। ये कहीं ना कहीं आपके व्यवहारवाद में ये चीज़ देखने को मिलती है। तो थर्ड हमारा आंसर होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, कोहलबर्ग इज एसोसिएट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कोहलर के द्वारा कौन सा सिद्धांत या कौन सी थ्योरी दी गई थी। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ लर्निंग या थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। तो कोहलर को अगर मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूं तो आपने चिंपैंजी के बारे में एक प्रयोग, सुल्तान नाम के चिंपैंजी का एक प्रयोग पढ़ा था। तो वो कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग से संबंधित था। अभी जब हम थ्योरी वाले पार्ट को कवर करेंगे लर्निंग के कॉन्सेप्ट को, तो उसमें कोहलर की थ्योरी को पढ़ेंगे कि उन्होंने किस बारे में बात की और क्या उनका एक्सपेरिमेंट था। तो उसका जो सही आंसर है वो है लर्निंग वाली थ्योरी से। बात करें अकॉर्डिंग टू बेंडूरा, ह्यूमन बिहेवियर कैन बी लर्न बाई ऑब्जर्वेशन थ्रू, मतलब बेंडूरा के अनुसार मानव व्यवहार को किसके माध्यम से अवलोकन द्वारा सीखा जाता है। मॉडलिंग है, एटीट्यूड है, पर्सनालिटी, मेमोरी। तो बेंडूरा की अगर बात करें तो उन्होंने मॉडलिंग को माना है। ठीक है, तो मॉडलिंग के द्वारा इसको सीखा जा सकता है। तो बेंडूरा को आप ये समझ लीजिए कि व्यवहारवाद और संज्ञानवाद के मिक्सर के तौर पर इन्हें जाना जाएगा, है ना। तो इन्होंने कहा था मॉडलिंग के बारे में। तो ये थे आज के आपके बेहतरीन क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने क्वेश्चनों को एंजॉय करा होगा अगर आप रियली में पढ़ रहे हैं, क्योंकि पढ़ने के अलावा आपको इस प्रैक्टिस सेशन में और कुछ मिलेगा नहीं कि यहाँ वहाँ की बातें। तो आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, साथ ही साथ आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। इफ़ एनी केस अगर आपको कोई क्वेरी या कोई प्रॉब्लम है, डाउट है आपका क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप हमारे जो ग्रुप है पेडल अप ग्रुप, उस पर आप हमें भेज सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन के साथ ही साथ आपकी कॉन्सेप्ट रिलेटेड लेक्चर के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए और व्यस्त रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।